हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल जियो एजुकेशन ग्रुप पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को यूजीसी नेट ज्योग्राफी सेकेंड पेपर जिन लोगों का है उन लोगों के लिए जो करवाती हूँ मैं प्रिपरेशन, तो वो आप मेरे प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। बट अभी मैं आप लोगों को जो यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो कंपलसरी है, सभी का सेम होता है, उसका एक टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी। जैसे कि आप सभी जो लोग नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उससे 5 क्वेश्चन हर साल रहता है। तो आप लोगों में से बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने बीएड कर लिया है, तो आपने बीएड में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। तो एक बार बुक में भी पढ़ा होगा, बट मैं एक बार उसको जस्ट आपको शॉर्ट में पूरे कॉन्सेप्ट को क्या एग्जैक्टली उसके बारे में घुमा के दे, या क्वेश्चन जैसे ही आप देखो कि हाँ ये पूछ रहा है तो आप उसका जवाब दे सको, इस तरह मैं करवाऊंगी। तो चलिए, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड मैं करवा रही हूँ ये सिर्फ यूजीसी नेट वालों के लिए नहीं, बल्कि जो लोग जो सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी रहता है। सीडीपी के रूप में जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी में क्वेश्चन रहता है, तो आप जानते हैं वो 30 नंबर का रहता है, उसमें रहेगा। आप केवीएस का तैयारी कर रहे हो तो केवीएस में रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक वाइज आप कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन को कैसे भी दे, घुमा के दे, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोग आज का टॉपिक है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो शिक्षण यानी क्या बोलेंगे, टीचिंग को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको टीचिंग कर रही हूँ, तो अभी कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। सपोज दैट कि आप जानते हो कि ऑनलाइन टीचिंग हो रहा है, तो जैसे कि मैंने इसमें सबसे पहला शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक में पहला होगा शिक्षण नियोजन, यानी प्लानिंग ऑफ टीचिंग। यानी किसी भी टॉपिक पे या किसी भी क्लास के बच्चे को आप पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले प्लानिंग करना पड़ता है। जैसे अभी आपके पास ये सब्जेक्ट जो टॉपिक मैंने सिलेक्शन किया, उसको पढ़ाने से पहले मैंने सोचा कि कौन सा टॉपिक मैं आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार आप जब कक्षा में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो आपको आप कौन से चैप्टर पढ़ाओगे, इसके पहले आपने क्या पढ़ाया, उससे इसको लिंक करना है, लिंक करके आपको पढ़ाना है। तो उसका आप पहले प्लानिंग करोगे, ठीक है, अपने कॉपी में। तो आप लोग लेसन प्लान बनाए होंगे, जिन लोग बीएड किए हैं तो लेसन प्लान जो होता है बीएड का जान होता है। तो लेसन प्लान में भी आपको यही बताया जाता है कि किस प्रकार आप अपनी क्या क्या पढ़ाओगे, कौन कौन से मेथड अपनाओगे। तो वो सब चीज़ आपको लेसन प्लान में पहले से ही बनाना पड़ता है। और आपका टारगेट है, कितना बच्चे को आप क्या देना चाहते हो, क्या आपने वो अचीव किया, तो ये सब रहता है आपके लेसन प्लान में। तो सेम वही है शिक्षण नियोजन, इसमें आप बच्चे को क्या पढ़ाओगे या पहले से निर्धारित करते हैं। शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट है शिक्षण व्यवस्था। तो जो शिक्षण व्यवस्था है यानी ऑर्गेनाइज ऑफ टीचिंग, इसको अगर आप बुक में देखोगे भी तो इसके भी सब टॉपिक्स हैं, लेकिन आपको शॉर्ट में कंसेप्ट समझ के रखना है कि बहुत बार ना रीअरेंज करने के लिए आपको दे देगा, क्वेश्चन दे देगा कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले क्या आएगा, शिक्षण आव्यूह, शिक्षण कौशल, ठीक है, शिक्षण व्यवहार या शिक्षण नियोजन। तो सबसे पहले क्या होगा फ्रेंड, शिक्षण नियोजन होगा, क्योंकि जब तक आप नियोजन नहीं करोगे तो आप शिक्षण कौशल कैसे बता सकते हो। तो वही चीज है कि सबसे पहले आप शिक्षण नियोजन यानी प्लानिंग ऑफ टीचिंग के बारे में उसको करोगे कि मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगी। उसके बाद आप चलोगे शिक्षण व्यवस्था में यानी ऑर्गेनाइज ऑफ टीचिंग में। अब आप ये देखोगे कि क्लासरूम में जब आप पढ़ाने के लिए जा रहे हो तो क्या सभी बच्चे सही रूप से कतार में बैठे हुए हैं कि नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ कम सुनाई देता है या देखने में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, आपको आगे में बिठाना है। और आपके क्लासरूम का व्यवस्था सही है कि नहीं, सभी चीज़ आप टीचिंग करने से पहले आप देखोगे ब्लैक बोर्ड जो है कि नहीं, जो आप पढ़ाओगे जिसके लिए मार्कर चाहिए, मार्कर है कि नहीं, बोर्ड है कि नहीं। तो ये जो है ये आपका आ जाएगा शिक्षण व्यवस्था में।
उसके बाद जो लोग बोलते हैं कि देखिएगा ऑर्गेनाइज ऑफ टीचिंग में कि जैसा व्यवस्था रहेगा वैसा टीचिंग होता है। यानी अगर एक टीचर मानते हैं कि बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप उसको एक ऐसे क्लासरूम में भेज दिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही हैं, ना ब्लैक बोर्ड है, ना मार्कर है, ठीक है, और ना लाइट की व्यवस्था है, ना फैन की व्यवस्था है, तो क्या होगा, बच्चे कितना देर तक आपको सुन पाएंगे? तो क्या होगा, उनको गर्मी लगेगी, तो उनके माइंड क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगा। फिर जाके क्या होगा, ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो आप किसी भी चीज़ को अगर आप समझाना चाहते हो तो आप कैसे उनको समझाओगे? तो ये सारे प्रॉब्लम होता है। तो एक किसी भी शिक्षण जो होता है, इंस्टीट्यूट होता है या कोई भी स्कूल होता है, तो उसमें जो होता है ना, देखना चाहिए वहाँ हर व्यवस्था है कि नहीं। लाइक आप कंप्यूटर ले लो, आप बच्चे को कंप्यूटर पढ़ा रहे हो, तो कंप्यूटर पढ़ाने के लिए क्या, सबसे पहले कंप्यूटर होना चाहिए। आप सिर्फ थ्योरी पढ़ा के बच्चे को कंप्यूटर नहीं समझा सकते, उसका प्रैक्टिकल समझाना बहुत जरूरी होता है। तो ये आता है आपका शिक्षण व्यवस्था में। एक चलते हैं शिक्षण प्रवाह, लीडिंग ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण प्रवाह में क्या है कि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो क्या करोगे कि आप उसको उस चीज़ को जिस टॉपिक को लेके आप चल रहे हो, तो उस टॉपिक को सही प्रकार से समझाना है। ऐसा नहीं कि आप इस टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते किसी और टॉपिक को पकड़ लिए और उसमें ही आपका जो टाइमिंग होता है टीचिंग का 45 मिनट्स होता है, तो वो आप उसमें चला गया। 40 मिनट, कहीं कहीं 40 मिनट्स होता है, कहीं 45 मिनट्स होता है, तो वो आपका यूं ही चला गया। तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप पढ़ाते पढ़ाते, जैसे एक होता है कि अचानक से आप रुक गए, तो बच्चे सोचे अरे क्यों रुक गए। अगर मानते हैं बच्चे सुनते सुनते थोड़ा देर के लिए क्या होता है, बच्चे जो है ये हो जाते हैं, दूसरे ट्रैक में चले गए, तो आप अचानक से शांत हो जाओ, तो बच्चे सोचेंगे क्यों टीचर शांत हो गए, तो वो खुद शांत हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें। फिर जाएंगे शिक्षण सहायक सामग्री। तो आप जानते हैं किसी भी कोई भी टीचिंग आप कर रहे हो, तो उसके लिए जो शिक्षण सहायक सामग्री है, लाइक ब्लैक बोर्ड, मार्कर, ठीक है, तो उसके बाद जो बुक्स होते हैं वो ये सारे आते हैं। विजुअल आप जो है आप इसके जरिए, प्रोजेक्टर के जरिए पढ़ा सकते हो, तो ये सब चाहिए, रेडियो वगैरह जितना चीज़ होता है, तो ये सारे आते हैं। तो जो बेसिक चीज़ है कम से कम वो तो अवश्य रहना चाहिए। उसके बाद आ जाता है आपका शिक्षण अनुदेशन प्रक्रिया। यानी तो फ्रेंड्स, जैसे बता रही थी मैं आपको शिक्षण अनुदेशन प्रक्रिया। तो शिक्षण अनुदेशन प्रक्रिया में क्या होगा कि अगर आपका शिक्षण प्रभावी है तो शिक्षण अनुदेशन प्रक्रिया भी क्या होगा, प्रभावी होगा। इसमें क्या है कि आप क्या करोगे, बच्चों को शिक्षण अनुदेशन में क्या होता है कि बच्चे को आप क्या दे रहे हो, यानी उसकी समस्या को समझना। अगर कैसे निदान और उपचार, अगर उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो लाइक जब आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करने के बाद अगर वो नहीं बोल पा रहा, तो इसका मतलब है कि उसको समझ में नहीं आया। तब आप क्या करिएगा, अपना चेंज करिएगा, मेथड को चेंज करिएगा, और तो वो हो गया उपचार करना। तो निदान एवं उपचार, छात्रों का मूल्यांकन, शिक्षण प्रक्रिया और अभिप्रेरणा, यानी शिक्षण अनुदेशन प्रक्रिया जो है इन सब चीज के द्वारा किया जाता है, जिसमें ये सभी आते हैं, निदान, उपचार, छात्रों का मूल्यांकन, शिक्षण प्रक्रिया और अभिप्रेरणा, इन सभी के द्वारा किया जाता है। तो आप स्टूडेंट को क्या करोगे, जैसे कि आप मानते हैं कि छात्रों को अभिप्रेरणा भी क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं बाहरी अभिप्रेरणा और एक होता है आंतरिक। तो आप बच्चे को बाहरी अभिप्रेरणा कैसे दोगे, तो जैसे कि आप बोले कि आज जो है मैं 10 क्वेश्चन जो है आप लोग को जो चैप्टर समझाई हूँ उससे 10 क्वेश्चन करूँगी, उसमें से अगर सभी जो है सही, जितने बच्चे अधिक सही बोलेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा सही होगा, तो मैं उनको जो है अपनी तरफ से एक पुरस्कार दूंगी। तो क्या होगा, अगर आप ये चीज़ बोलते हैं तो बच्चों में क्या होता है कि अरे मतलब बहुतों में बोलेगा हाँ नहीं मुझको मैम से लेना है पुरस्कार, मुझे चाहिए। तो उस चीज़ के लिए वो क्या करेंगे, आपकी क्लासेस को बहुत अच्छी तरह से जब आप टीचिंग करोगे तो वो ध्यान से सुनेंगे और उसको ध्यान से ग्रहण करेंगे। तो वो ये है, आप पुरस्कार के द्वारा दे सकते हैं। दंड, तो मैं दंड के खिलाफ हूँ पर्सनली,
बाकी सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप जो है पुरस्कार के द्वारा बच्चे को समझा सकते हैं ज़्यादा अच्छी तरह से। डर के द्वारा या दंड के द्वारा बच्चों में सिर्फ भय पैदा किया जा सकता है, उसे जो है हमेशा के लिए मोटिवेट नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गया। फिर आंतरिक में है कि आप उसको, जैसे आंतरिक अभिप्रेरणा क्या हुआ कि आप बच्चे को अंदर से मोटिवेट करते हैं कि नहीं, अगर तुम्हारे लाइफ में, हर इंसान के लाइफ में कुछ एम होना चाहिए, उसको पाने के लिए, कुछ करने के लिए आप उसको बताएं कि एक गांव का जो है एक लड़का था, वो गांव में ही पला बड़ा, लेकिन क्या होता है ऑब्वियसली गांव में स्कूल नहीं होते हैं तो उसका इंग्लिश बहुत कमज़ोर था। लेकिन जब वो शहर में गया तो वो बहुत मेहनत किया। बहुत मेहनत करने के बाद वो क्या हुआ कि आज के मतलब बहुत वो उस जगह पे पहुंच गया जहाँ एक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस क्षेत्र में जो उसका वीकनेस था उसको दूर करके वो आज बहुत बड़े कंपनी में बहुत बड़ा जो है CEO है। तो ये चीज़ जब उसको आप कहानी बताओगे तो फिर उसमें भी लगेगा नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। तो ये हो गया आपका आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी आप उसको अंदर से मोटिवेट कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है शिक्षक व्यवहार, टीचिंग बिहेवियर। शिक्षक का व्यवहार, तो बहुत बार ऐसा होता है कि शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो क्या होता है कि अगर बहुत बार बच्चे सबसे पहले तो शिक्षक को ही देखते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है। अगर शिक्षक का व्यवहार अच्छा होता है तो बच्चे उससे क्या होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, हमारे शिक्षक बिल्कुल जो है सत्य बोलते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, और तो हमें भी अपने शिक्षक के जैसे बनना है, स्वावलंबी बनना है। तो ये सारे क्वालिटी हैं कि एक शिक्षक में होना चाहिए। सभी को एक नज़र से देखते हैं, सभी चाइल्ड एक तरह के होते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करना। आप एक शिक्षक होके जब आप भेदभाव बच्चों में नहीं करेंगे तो जो स्टूडेंट हैं वो भी अपने साथी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो एक शिक्षक का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं शिक्षण कौशल। आप पढ़ाते टाइम किस मेथड, कौन से कौशल का जो है आप यूज़ कर रहे हैं। हम शिक्षण कौशल पे एक अलग से वीडियो आप बनाएंगे। शिक्षण कौशल जो है बहुत सारे हैं, तो उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, एक पुनर्बलन शिक्षण कौशल है, ठीक है। आप जो है अचानक क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते जो आप मौन हो गए, ये भी शिक्षण कौशल में आता है। तो आप अपने किस किस कौशल का उपयोग कर रहे हैं आप बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, तो ये भी आपका शिक्षण को कारक में आ जाता है। शिक्षण आप किस प्रकार एक बच्चे को टोटल शिक्षा दे रहे हो, किस प्रकार आप उसको पढ़ाने के बाद जो पूरे चैप्टर को आप फिर उससे क्वेश्चन रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बना के बच्चे से पूछिए, अगर बच्चे कितना जवाब दे पा रहे हैं, अगर आपका 100 में 90 बच्चे सही हैं तो आप कोशिश करो उस 10% बच्चे को भी मत छोड़ो नेक्स्ट क्लास में, कि उसको भी आप ऐसा क्या करो कि उसको भी समझ में आए। तो यही एक टीचर का जो है वो टारगेट होना चाहिए, सभी बच्चे तक पहुँचे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर मैं इसको डिटेल में बताती तो शायद 1 घंटा का हो जाता, क्योंकि इसका कुछ अंत नहीं है। हर टॉपिक के बहुत सारे सब टॉपिक हैं। मैंने आपको संक्षेप में इस कॉन्सेप्ट को समझाया कि जब भी अगर सीरियल वाइज ऐसे क्वेश्चन करता है तो आप सबसे पहले माइंड में यही रखो कि आप जब भी आप टीचिंग करने जाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, नियोजन करोगे, कैसे पढ़ाओगे, लेसन प्लान करोगे, तो उसके बाद आप शुरू करोगे, और लास्ट में जो है अब बच्चे का जो है आप व्यू यानी मूल्यांकन ही आता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये क्लास मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें फ्रेंड्स। और आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, अच्छे हो या ख़राब, आपके जो पॉइंट, आपके जो अपने थॉट हैं उसको लिखें, उससे मैं भी मोटिवेट होती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।